तो सुबह हम लोग क्या देख लिए थे सर? ऑलरेडी हम हाइड्रोजन का यूजेस तक देख चुके हैं. ओके, सो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम देयर एंड वी विल ट्राई टू हैव अ लुक ऑन हाइड्राइड्स. I told you already. Namaskar. I told you already. Hydrides. That means whenever your hydrogen is reacting with any element, that can be your metals or that can be your non-metals. Generally, hydride should have been the name when hydrogen is having a -1 charge. But here we are taking everything to be hydride. Even hydrogen with a +1 also we are taking it to be hydride only. Okay, remember this. But generally hydride मतलब सिर्फ H-1 होने से, IDE ending with a E होने से generally anion को ही बोलते हैं. But इस केस में ये चाहे मेटल्स के साथ रिएक्ट करे, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे, या फिर ये नॉन मेटल्स के साथ रिएक्ट करे, या फिर मेटलॉइड्स के साथ रिएक्ट करे, ये जैसे भी रिएक्ट करे, हम लोग उनको हाइड्राइड्स ही बोलते हैं. हाइड्राइड्स के अंदर बाकी क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे ताकि इसको अच्छे से और समझने के लिए. ठीक है, चलिए तो फिर देखते हैं क्या दिया हुआ है हम लोगों को. डाइहाइड्रोजन under certain reaction conditions combines with almost all elements. We know this. Hydrogen reacts with almost all elements. This is because of its electronic configuration. Either by gaining one electron, that means it can become duplet, or by sharing one electron it can become duplet, or by simply losing one electron it can become completely vacant. This makes hydrogen to react with almost all elements. Okay, one moment.
सो हाइड्रोजन जनरली कोई भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर सकता है सर स्टेबल होने के लिए, ठीक है। अब क्या डिपेंड करता है कि यहाँ पे उस हाइड्राइड में जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ऑक्टेट फुलफिल करने के लिए, मतलब सेंट्रल एटम, क्या उसके पास उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं कि नहीं है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोगों का वो एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएट हाइड्राइड बनाएगा या फिर इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड बनाएगा या इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड बनाएगा। वो कंप्लीटली डिपेंड किस पे करता है, तुम्हारा सेंट्रल एटम पे डिपेंड करता है, ठीक है सर। चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो हैव अ लुक, जनरली दे फॉर्म व्हाट सर, बाइनरी कंपाउंड्स। बाइनरी कंपाउंड्स मतलब क्या सर, यहाँ पे सिंगल जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो सिंगल ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, राइट। मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। चलिए, द हाइड्राइड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज, जैसे मैंने अभी अभी बोला। अभी पहले हम लोग इलेक्ट्रॉन रिच या प्रिसाइज या फिर डिफिशिएट जो है वो कोवेलेंट में हम, उसके अलावा डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बॉन्डिंग, वेदर उसने शेयर किया, वेदर उसने लूज किया, दैट मींस लूज या गेन किया, राइट, उसके ऊपर डिपेंड करके हम लोग बताएंगे। सबसे पहला है हम लोगों का आयोनिक हाइड्राइड्स, और जिनको हम लोग बोलते हैं सेलाइन हाइड्राइड्स। रिमेंबर सर, दिस पर्टिकुलर हाइड्राइड्स इज स्पेशली फॉर्म्ड विथ योर एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जनरली इनके साथ आप लोगों को क्या मिल जाएगा, आयोनिक या फिर सेलाइन सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स मिल जाएंगे। बिकॉज हम लोगों को ऑलरेडी पता है, सुबह ही हम लोग देखे थे, हाइड्रोजन में बिहेव एज इफ इट इज अ 17th ग्रुप एलिमेंट, तो एल्कली मेटल्स के साथ ऑब्वियसली वो एक स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड जो है वो बनाएगा। नेक्स्ट हम लोगों का क्या है, कोवेलेंट हाइड्राइड्स बना सकता है ना। कोवेलेंट हाइड्राइड्स किसके साथ, स्पेशली 14th ग्रुप एलिमेंट्स के साथ, 13th ग्रुप एलिमेंट्स के साथ। जो लोग लूज या गेन करने से ज्यादा शेयर करने में बिलीव रखते हैं, दैट मींस बाय शेयरिंग दे विल बिकम मच मोर स्टेबल, right? So that is why generally you will be finding this covalent hydrides. Other than that you can also find your metallic hydrides. तो ये metallic hydrides में हम लोगों को especially कौन से मिल जाएंगे, नॉन स्टोइकोमेट्रिक हाइड्राइड्स जितने भी हैं वो सारे के सारे हम लोगों को मेटेलिक हाइड्राइड्स में मिल जाएंगे, जहां पे स्पेशली ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ हम लोगों का जो हाइड्राइड्स बनते हैं। इज दैट ओके, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल start talking about the ionic hydrides. So हम लोग ionic hydrides से start करेंगे और वहां से आगे बढ़ेंगे सर। चलिए, so as the name itself is suggesting us, here your hydrogen is going to gain one electron and it is going to form -1. Your hydrogen is going to gain one electron and it is going to form -1. That means it is going to show -1 oxidation state over here. Okay, let us have a look. These are stoichiometric compounds. Now remember, non-stoichiometric compounds especially कौन बनाएंगे, transition elements. Non-stoichiometric compounds जहाँ पे stoichiometry disturb होगा, right? तो यहाँ पे देखिए, these are stoichiometric compounds of dihydrogen formed with most of the S block elements. जैसे हम लोगों ने पहले ही बता दिया था, both of your alkaline and as well as your alkali earth metals, ये दोनों के साथ जो तुम्हारा डाइहाइड्रोजन है जो कि H2 है, वो जनरली आयनिक हाइड्राइड्स बनाएगा, जनरली आयनिक हाइड्राइड्स बनाएगा। देखिए अभी with S block elements which are highly electropositive in character. However, significant covalent character is found in lighter metal hydrates. Now tell me, if I am having a small sized cation, we know that a small sized cation is going to have a small sized cation is going to have high polarizing capacity. It will polarize the other anion. मतलब जो भी anion है उसको जिससे इसने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किया या रिलीज किया या जो भी है, उसमें से वापस अपना इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर सकता है। बिकॉज ऑफ विच अगर स्मॉलर साइज कैटायंस हैं, स्मॉलर कैटायंस, ये कहाँ मिलेगा, जनरली हम लोगों को लाइटर मेटल्स में मिलेंगे। लाइटर मेटल्स मतलब स्पेशली कौन आ जाएंगे सर, हम लोगों का लिथियम आ जाएगा, पहला मेंबर ग्रुप का, हम लोगों का बेरिलियम आ जाएगा। ये वो लाइटर मेंबर्स हैं, वो स्पेशली कोवेलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं। देखिए ये एक्सेप्शंस हैं, एक्चुअली क्या हमारे एस ब्लॉक के जो भी एलिमेंट्स हैं, दैट मे बी एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, दे हैव टू फॉर्म आयनिक हाइड्राइड्स, बट due to the small size of lithium and beryllium, what will happen is their size is so small that the nucleus has got great polarizing capacity.
सो जो हाइड्राइड जो H माइनस बना उससे भी ये इलेक्ट्रॉन्स को पुल कर सकता है। आप लोग खुद सोचिए ना, हाइड्रोजन लिथियम दोनों में साइज का क्या डिफरेंस आएगा, दोनों में 1s में ही इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे हैं से, राइट। अब लिथियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद उसका साइज तो और घट गया, क्योंकि 3 प्रोटॉन्स का न्यूक्लियस है लेकिन 1s में इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या होगा, पोलराइजिंग कैपेसिटी ऑफ लिथियम विल बी वेरी वेरी लार्ज। तो हाइड्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ है उसको भी वो अपने तरफ पुल करेगा, जिसके वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर जो है आ जाएगा। समझ में आ रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ये, राइट। तो हैव अ लुक। However, significant covalent character is found in the lighter metal hydrides such as lithium hydride, beryllium hydride, magnesium hydride. Now, why does magnesium come here, sir? Magnesium तो atomic number 12 है, वो तो बड़ा है, वो कहाँ से आ गया यहाँ पे? Now, lithium के साथ magnesium का क्या है? Diagonal relationship है. Now, due to the diagonal relationship between lithium and magnesium, that is why ये जो disease है, ये magnesium को भी लग गया हम लोगों का। मैग्नीशियम का भी जो पोलराइजिंग कैपेसिटी है या फिर इसका भी जो कोवेलेंट कैरेक्टर शो करने का कैपेसिटी है वो आ जाता है, और मैग्नीशियम भी कोवेलेंट हाइड्राइड बनाने की कोशिश करेगा, राइट। सो in fact, beryllium hydride and magnesium hydride are polymeric in structure. Now, polymers generally क्या होते हैं सर? कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स जनरली पॉलीमर्स बना सकते हैं। याद कीजिए, इथीन पॉलीइथीन बना, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये सारे कोवेलेंट कंपाउंड्स। तो बेरिलियम एंड मैग्नीशियम हाइड्राइड्स अगर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बन के एग्जिस्ट कर रहे हैं, मींस ऑब्वियस सा बात है दे आर कंप्लीटली कोवेलेंट इन नेचर। दिस इज अ प्रूफ दैट दे आर कोवेलेंट इन नेचर। नाउ वी विल मूव अहेड। चलो एक्सेप्शंस हो गए, कौन कौन कोवेलेंट कैरेक्टर शो कर रहा है पता चल गया। अब हम लोग आयनिक हाइड्राइड्स में जाएंगे, समझेंगे कि इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। तो ध्यान से देखिए सर, द आयनिक हाइड्राइड्स आर क्रिस्टलाइन, नॉन वोलाटाइल एंड नॉन कंडक्टिंग इन सॉलिड स्टेट। You tell me, when they are in solid state, they will obviously form a nice crystal structure, जहाँ पे anion मेरा H माइनस और मेरा मेटल कैटायन जो भी होगा +1 या +2 जो भी है, एक परफेक्ट लैटिस में अच्छे से अरेंज्ड है। तो अब ये सॉलिड फेज में कंडक्ट कैसे करेंगे? इफ यू अप्लाई पोटेंशियल्स, दोनों आयंस ऑपोजिट डायरेक्शंस में मूव करेंगे, so that is not possible, एक दूसरे का मूवमेंट को वो रेस्ट्रिक्ट करेंगे। so that is why what we are seeing is, though they are ionic hydrides, they have ions, they have charge, yet they are non-conducting in solid state. They are non-conducting in solid state. Okay, right, very good. So now let's move ahead. However, their metals melts. That means if you take these hydrides and if you take them in the molten state, now we already know, sir, हमारे जितने भी ionic crystalline solids होते हैं molten phase में वो पक्का conduct करेंगे, because their ions are free to move, right? So obviously they will conduct in molten phase, but they will not conduct in your solid phase. Okay, very good. Now let's move ahead. And on electrolysis, they will liberate hydrogen gas at anode. देखिए ये एक बड़ा मजेदार चीज है। जनरली हाइड्रोजन कहाँ पे फॉर्म होता है सर? कैथोड पे, बिकॉज जनरली हाइड्रोजन H+ फॉर्म में रहता है। Especially in this case where you are having ionic hydrides, यहाँ पे H2 इलेक्ट्रोलिसिस करने पे ये एक केस है जहां पे आयनिक हाइड्राइड्स में स्पेशली आप लोगों का इलेक्ट्रोलिसिस करने से हाइड्रोजन फॉर्म होगा आपके एनोड पे, बिकॉज हाइड्रोजन इज इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। हमारे कैटायंस जो इतने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स हैं उनके कंपेयर में ये तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा, इसीलिए एनोड के पास जाके अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। एनोड क्या है? पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड है, बिकॉज इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, तो ये अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को वहां डोनेट करेगा और दो हाइड्रोजन्स जो है मिलके H2 बनाएंगे। चलिए, which confirms the existence of H- ions. So this can act as a confirmation for the presence of H- ions, क्योंकि कोई आर्ग्यू कर सकता है
कि हाइड्रोजन जो है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता होगा, आप बस ऐसे सोच रहे हैं थियोरेटिकली कि वो शायद -1 शो कर रहा है, बट इसके लिए प्रूफ क्या है, राइट? वी कैन प्रूव दैट आयनिक हाइड्राइड्स, that means with s block elements it is showing -1 oxidation state, because when we are doing electrolysis hydrogen gas is formed at the anode rather than at your cathode. Very good, sir. Now let's move ahead. Let us see their reactions. Okay, ionic hydrides का reactions, they will react violently with water. अब आप खुद सोचिए, मेरे पास सोडियम हाइड्राइड है या फिर मेरे पास पोटेशियम हाइड्राइड है. Now you think हाइड्रोजन which is a electropositive element, वो माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है. आपका ऑक्सीजन जो सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो क्या चुप रहेगा वहां पे? Immediately it will react with these elements. That means what is going to happen? यहाँ पे हाइड्रोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में. दोनों हाइड्रोजन आपस में हाइड्रोजन गैस बन के बाहर निकल जाएंगे, सोडियम जाएगा और ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना लेगा. मजा आ रहा है सर? समझ में आ रहा है ना? तो देखिए, whenever we take these saline hydrides, we treat it with water, immediately it will form an alkali, that is your NaOH, and immediately what will happen? There will be liberation of your hydrogen gas. Clear, right? So ये reaction इतना fast क्यों होता है? ऑक्सीजन इतना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नंबर 1. वैसे उसका तो ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ चेंज नहीं हो रहा है, येट हाइड्रोजन एक ही सिस्टम के अंदर, एक ही सॉल्यूशन के अंदर +1 -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों शो करता है. तो इमीडिएटली वो पेयर अप होके हाइड्रोजन गैस इमीडिएटली लिबरेट कर देंगे. चलिए, सो बहुत अच्छा बात. अब यहाँ पे हम लोगों का, मैंने पहले ही बताया था, कोई भी ग्रुप का पहला मेंबर हमेशा जो है एनोमलस बिहेवियर शो. तो लिथियम हाइड्राइड भी तो कोवेलेंट है, हम लोग ऑलरेडी बोले हैं. तो कोवेलेंट है मतलब वाटर के साथ कोवेलेंट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, वाटर के साथ उतना खास रिएक्शन नहीं रहेगा. तो इसीलिए यहाँ पे आप लोग देखेंगे लिथियम हाइड्राइड इज रेदर unreactive at moderate temperatures with oxygen and chlorine. It is therefore used in synthesis of other useful hydrides. तो आप लोगों को अब तक पता चल गया होगा, हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो बनाते हैं उसका स्पेसिफिक यूजेस जो है एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट हम लोगों को ऑलरेडी पता है. So let us have a look. So lithium hydride, when it is treated with oxygen or chlorine at lower temperatures, it is almost non-reactive. वो उनके साथ रिएक्ट नहीं करेगा. एक्चुअल में रिएक्शन क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन इमीडिएटली डिस्प्लेस हो जाना चाहिए, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाना चाहिए और क्लोरीन जाके लिथियम के साथ एक सॉल्ट बना देना चाहिए, या फिर ऑक्सीजन जाके रिएक्ट करना चाहिए. But that is not happening. Why is that not happening, sir? This is because if this reaction would have been covalent, sorry, if this compound would have been ionic in nature, then displacement would have been much easier. But lower temperature में लिथियम और हाइड्रोजन का कोवेलेंट बॉन्ड बन चुका है. आप लोगों को मिनिमम एनर्जी चाहिए, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए. तो लो टेम्परेचर में कहां से ब्रेक होगा? बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंथैल्पी मिलेगा कहां से हम लोगों को? सो दैट इज व्हाई at low temperatures this is not going to react with your chlorine or else your oxygen. So reason कोई पूछेगा why it is not reacting with chlorine or oxygen at low temperature? Sir, not enough energy to break old bonds. Not enough energy to break old bonds. समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छा बात है. अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सर. तो हम लोग अब देखते हैं, अगर क्लोरीन एंड ऑक्सीजन के साथ लो टेम्परेचर में रिएक्शन नहीं हो सकता है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बनाएंगे कैसे? तो देखिए, वी आर गोइंग टू टेक दिस लिथियम हाइड्राइड एंड वी आर गोइंग टू ट्रीट इट विद एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3. अब अच्छे से सोचो, एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है. इसका ऑक्टेट बेचारे का फुल अभी तक नहीं हुआ है. तो ये क्या करेगा? लिथियम हाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेगा इन ऑर्डर टू फॉर्म अ कंपाउंड दैट इज योर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, दैट इज LiAlH4. अलोंग विद दैट लिथियम जो है क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्ट भी बनाएगा, दैट इज योर लिथियम क्लोराइड. ओके, तो टेक्स्ट बुक में हम लोगों को AlCl3 के जगह पे Al2Cl6 दिया हुआ है, बिकॉज हम लोगों को अच्छे से पता है that AlCl3 will form a dimer and exist.
AlCl3 जो है अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, डाइमर बन के एग्जिस्ट करते हैं। चलिए, in the same way, if we are taking lithium hydride and if we are treating it with B2H6, now tell me again, in B2H6 diborane, ये भी एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएट कंपाउंड है, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएट कंपाउंड है मतलब ये भी सेम रिएक्शन शो करेगा, और यहाँ पे बन जाएगा तुम्हारा लिथियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम बोरोहाइड्राइड। Okay, so this is how our aluminum hydride and borohydride is formed. Now these fellows, okay, are strong reducing agents because they can release nascent hydrogen very easily. तो सर आयोनिक हाइड्राइड्स में अगर कोई भी क्वेश्चन आया किसके रिलेटेड आ सकता है, नंबर 1 एक्सेप्शन से आ सकता है, बोलेगा विच अमॉन्ग दीज इज अ कोवेलेंट हाइड्राइड। ऑप्शन में लिथियम और बेरिलियम नहीं रहेगा, कौन रहेगा, मैग्नीशियम रहेगा। तो मोस्ट ऑफ अस विल फॉरगेट लाइक ओ सोडियम हाइड्राइड तो आयनिक है, हाँ, डायगोनल रिलेशनशिप को हम लोग भूल जाएंगे, राइट। सो दैट इज व्हाई मैग्नीशियम हाइड्राइड इज द कैच पॉइंट, वो हम लोगों को याद रखना है, नंबर 1। नंबर 2 क्या सर, हम लोगों को क्या याद रखना है, that they are forming ionic crystals and hence they will not conduct electricity in the solid phase, but in the molten phase they can start conducting electricity, and even in the aqueous phase अगर आप लोग ले लेते हैं, क्योंकि aqueous phase में जैसे ही वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे ही हम लोग कोई भी आयनिक हाइड्राइड को हम लोग वाटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया दैट दिस रिएक्शन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी वायलेंट, एंड इमीडिएटली तुमको एक एल्कली मिलेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। अब बताइए सर, एल्कलीज एंड बेसेस आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द लिक्विड फेज, एक्वस फेज, सो ऑब्वियसली ये बहुत अच्छे से कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। और एक चीज कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, एक क्वेश्चन ऐसे दे सकता है, the following hydrides were or the following compounds of hydrogen were undergone electrolysis. So hydrogen gas will get produced at, okay, in all the reactions it will be produced at the cathode, in a particular reaction bolega it will be produced at anode, no it may produce at cathode at anode करके एक ऑप्शन दे दिया। तो हम लोगों को पता है सर, जहां पे हाइड्राइड, जहां पे हमारा सेलाइन हाइड्राइड, स्पेशली हम लोगों का एस ब्लॉक एलिमेंट्स के साथ जो हाइड्राइड बनाया है, वो पक्का हमारा एनोड के पास ही हमारा हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। सिंपल है, क्लियर है सर सबको, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट क्या देखे थे हम लोग, एक चीज और याद रखेंगे, लिथियम हाइड्राइड, स्पेशली लिथियम हाइड्राइड द कोवेलेंट हाइड्राइड, या फिर इसके जगह पे आप लोगों को बेरिलियम हाइड्राइड भी दे सकता है, is non-reactive with chlorine as well as oxygen at normal temperatures. Now the reason behind that is the bond dissociation enthalpy. Sir, जो covalent bond बन गया है इसीलिए इनका bond enthalpy इतना large होता है कि simple displacement तो नहीं हो सकता। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सर हम लोग, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कोवेलेंट या मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स। मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को, कोवेलेंट हाइड्राइड्स जनरली ये 13th ग्रुप, 14th ग्रुप एंड 15th ग्रुप एलिमेंट्स के साथ ये शो कर सकता है, 13th 14th एंड 15th। 16 17 को भी मैं इंक्लूड करता, बट वहां पे क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर आ जाता है, येट वो सबको हम लोग यहाँ पे 3 क्लासिफिकेशंस करके उसी में हम लोग सब कुछ बता देंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कोवेलेंट हाइड्राइड्स में हम लोगों का क्या हो रहा है। Dihydrogen forms molecular compounds with most of the p block elements. Most familiar examples are methane, ammonia जो हम लोगों को पता है, CH4, NH3, H2O and as well as your HF. Now HF के बारे में आप लोग सोच पा रहे हो अच्छे से, HF में क्या हो रहा है, हम लोग सुबह ही देखे थे सर, HF से HI जाते वक्त सबको लगता है कि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो HF इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, लेकिन क्या हो गया, due to Fazan's rules, due to the small size of fluorine, due to the high electronegativity of fluorine, due to the polarizing capacity of fluorine, what will happen, the bond between hydrogen and fluorine is difficult to break, इतना easily वो H plus को release नहीं कर पाएगा। तो चलिए बहुत अच्छा बात है। For convenience, hydrogen compounds of non-metals have also been considered as hydrides. मैंने already बताया आप लोगों को, इनको भी हम लोग hydrides बोल देते हैं just for convenience, बट इसमें H-1 करके एग्जिस्ट नहीं करता है। 1 मिनट दो बेटा मुझे।
सो मैंने क्या बताया सर, फॉर आवर कन्वीनियंस हम लोगों ने क्या सोचा कि दो यहाँ पे हाइड्रोजन +1 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा या फिर शेयर कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, येट हम लोगों ने इसको हाइड्राइड्स ही बुला दिया, बिकॉज एक अलग नाम हम लोग नहीं दे सकते हैं। हाइड्रोनियम देने से वो H3O+ हो जाएगा, प्रोटॉन तो बोल नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने इन्हें हाइड्राइड्स ही बोल दिया, राइट, कन्वीनियंस के लिए, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बीइंग कोवेलेंट दे आर वोलेटाइल कंपाउंड्स। अब सोचिए आप लोग क्या हो रहा है, वोलेटाइल कैसे हो गए, कोवेलेंट कंपाउंड रहने से एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा अट्रैक्शन फोर्स होगा, यहाँ पे कुछ खास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है नहीं, वो लोग इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं, तो सिंपल वैन डर वाल्स फोर्सेस या फिर लंदन डिस्पर्सन फोर्स ही रहेगा। इसके वजह से क्योंकि वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये वोलेटाइल होंगे, यस ऑब्वियसली ये वोलेटाइल होंगे। That is why your covalent hydrides are generally volatile in nature. बहुत अच्छा बात है। चलिए सर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। Now, molecular hydrides are further classified into electron deficient, rich and as well as precise. वो देखेंगे हम लोग। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट हाइड्राइड से। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट हाइड्राइड से मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगा। इससे क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, 13th 14th ग्रुप एलिमेंट्स में जाएंगे हम लोग, तो स्पेशली 13th आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएट कंपाउंड्स। तो हमारा बोरोन हाइड्राइड हो, दैट इज योर BH3, ओके, जहां पे हम लोगों का एग्जैक्टली 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और तीनों इलेक्ट्रॉन्स जो है हाइड्रोजन के साथ शेयर हो जाता है, राइट। सो मुझे इसका स्ट्रक्चर गलत बना दिया मैंने। बोरोन हाइड्राइड जो कि ट्रायगोनल प्लानर होगा, या फिर एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो कि ट्रायगोनल प्लानर होगा, या फिर इस ग्रुप में गैलियम, इंडियम, थैलियम जो भी हम लोग लेंगे सबका क्या होगा सर, सिंपल ट्रायगोनल प्लानर मॉलिक्यूल वाला होगा, जहां पे कि बोरोन या एल्यूमिनियम जो भी हमारा सेंट्रल एटम है, इनका सारा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या हो गए हैं सर, सिंपली कोवेलेंटली शेयर हो चुके हैं। तो यहाँ पे ना कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ना कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, हमारा जो सेंट्रल एटम है, हमारा जो सेंट्रल एटम है, ये बेचारे का ऑक्टेट फुलफिल नहीं हुआ। हमारा हाइड्रोजन तो अभी भी स्टेबल है, हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कॉन्फ़िगरेशन आ चुका है, येट आर सेंट्रल एटम इज still electron deficient. That is why these compounds, these hydrides will act as nothing but they will act as electron pair acceptors. ओके, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर रिसीव कर सकते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स आर नथिंग बट योर लुईस एसिड्स। तो इसीलिए हम लोग स्पेशली इनको क्या बोलते हैं सर, लुईस एसिड्स बोलते हैं। So they will act as electron pair acceptors and hence we will call them as nothing but your Lewis acids. तो अब हम लोगों को समझ में आया सर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स जो हैं, दो यहाँ पे हाइड्रोजन पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं, इट इज ट्राइंग टू शेयर द इलेक्ट्रॉन्स, but as the central atom is not having an octet, that is why they have the capacity to pull one pair of electrons from other, they can receive one pair of electrons from others, and that is why we are calling them as nothing but our Lewis acids. Okay, right. An electron deficient hydride, as the name suggests, has too few electrons for writing the conventional Lewis structure. For example, what he is trying to say, BH3 does not exist in reality, but what exists in reality is your B2H6. What is that? Your diborane, that is your B2H6. Okay, so let us see this B2H6. If I want to draw the structure of this diborane, we all know this, we have seen this earlier also, that to draw the complete structure of B2H6, enough number of electrons are not present with us. That means kya, boron and boron we are taking. Now this boron has got 3 electrons with it, and this has also got 3 electrons with it. ओके, नाउ मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन को लाया, इसके साथ शेयर करवा लिया, एक हाइड्रोजन को लाया, इसके साथ शेयर करवा लिया, एक हाइड्रोजन को इसके साथ शेयर करवा लिया। ओके, यस, हेलो।
एक मिनट रुको बेटा आप लोग। आए यस। सो अगर हम लोग B2H6 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को क्या होगा, देखिए up to 4 hydrogens we can match. Now we are left out with 2 more hydrogens. Okay, but now what all should be joined? We have here one boron should be joined, this hydrogen should be joined, this boron should be joined, and this hydrogen. That means we are having 4 elements, but we are having only 4 electrons. 4 elements को जोड़ने के लिए 4 electrons कम पड़ेगा, तो कैसे करेंगे हम लोग सर, इसको कैसे ज्वाइन करेंगे? This will be done by a banana bonding. What will happen? We will have a banana bonding for this, where each hydrogen will be sharing. That means you will have a 2 element, we will say 3 element 2 electron bond बनेगा। यहाँ पे क्या होगा? 3 elements but 2 electrons bond बनेगा। What will happen is one of the hydrogen, okay, will try to form a bond with this boron, and as well as this hydrogen, and again one of the electron of this boron will now try to share the electrons with the hydrogen and the boron like this. So in this way, what is happening? We are trying to get 2 electron and 3 nucleus bond. See, sometimes they will ask you about this banana bond, just as they will tell you here the electrons are shared by 3 nucleus. Especially generally एक bond कैसे होता है sir? 2 electron 2 nucleus bond होता है, but here what we are having is 2 electrons but 3 nucleus bond. That means the same 2 electrons are shared by 3 nuclei. 3 nuclei are trying to pull this. That is why, as the Lewis structure is not completely filled, that means पूरा का पूरा Lewis structure draw करने के लिए हम लोगों को electrons जो है sufficient नहीं हुआ. That is why what we are saying is that this is an electron deficient compound. Now the same thing can happen when we are trying to form an hydride of aluminium also. That means when you are making an hydride of aluminium, okay, again AlH3, but AlH3 does not exist. Who is going to exist here? Al2H6. Now Al2H6 will again have electron deficient, because here also the number of electrons are lesser in order to form your Lewis dot structure. To write the Lewis dot structure, whatever number of electrons are required, those electrons are not sufficiently available. So what the element will do, what the molecule will do, will try to accept electrons from outside in order to attain that stability. That is why we are calling this as nothing but an electron deficient compound. All right. So okay, you people do one thing. I want you people to have a look at this electron deficient and electron precise hydrides. Read them properly once. Okay. Later on, we will try to continue from here. Okay. Okay. So do something. Read the covalent or metallic hydrides, non-stoichiometric hydrides, water and its properties. Till that completed, later on we will see. देखेंगे इसके बाद. चले.